स्वागत है आपका अदाई व्लॉग्स में, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हम बात करेंगे पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। हमने पिछली बार बात करी थी इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, उसके लिए क्लिक ऑन द लिंक बिलो। और आज बात करेंगे कि पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता क्यों है और इसका इलाज कैसे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दैट एक चीज़ जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ख़ास करके जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो हमारा जजमेंटलिज्म एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा है। हमारा पहला ख्याल आता है कि तुम्हारी गलती है, तुम अपने अंदर चेंज लाओ, तुम्हारी वीकनेस है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। और हम ये समझ नहीं पाते कि हम एक बीमारी की बात कर रहे हैं और उस कारण से लोग मदद नहीं ले पाते। हम इसे एक पर्सनल वीकनेस की तरह समझते हैं और एक बीमारी की तरह नहीं समझते हैं। ज़्यादातर मानसिक बीमारियों में जिस तरह से बायोसाइकोसोशल मॉडल है वो यहाँ पे भी उसी तरह से अप्लाई करता है। तो बीमारी को बीमारी समझिए, जजमेंट को हटाइए, एम्पैथी को लाइए। और समीर से बात करते हैं कि समीर एक बात बताइए कि पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो कॉजेज हैं, व्हाई डू आई, इफ आई हैव दिस इलनेस, व्हाई डू आई हैव इट। किसी भी बीमारी की अगर हम बात करें तो कहीं से तो उत्पन्न होती, शरीर का कोई हिस्सा इन्वॉल्व है। यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व है। ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसा पदार्थ होते हैं जो ब्रेन में ही बनते हैं। ब्रेन में ये बनते हैं और नर्व्स के थ्रू बॉडी में ट्रैवल करते हैं और वहीं पे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो इसको हम मानते हैं क्लोज सर्किट। जब हम कुछ खाते हैं बाहर से, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, बहुत सारे पदार्थ खाने से आते हैं, किडनी और लिवर से मेटाबोलाइज होकर निकल जाते हैं, वो ओपन सिस्टम है। ये पदार्थ जो ब्रेन में बनते हैं ये खाने पीने से नहीं आते, बाहर के वातावरण से हमें एक्टिवेट नहीं होते। ये एक्टिवेट होते हैं ब्रेन के अंदर। सेरोटोनिन, डोपामीन, एसिटाइलकोलाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, इस तरह के कुछ केमिकल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। इस बीमारी में खासकर जो केमिकल इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। और आज की डेट में सेरोटोनिन एक बहुत महत्वपूर्ण केमिकल है। सेरोटोनिन की कमी हो जाने से या तो वो कम बन रहा है या वो उसकी खपत ज़्यादा है, तो एक गैप आ जा रहा है। इसकी कमी हो जाने से ये ज़्यादातर सिम्टम्स जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ब्रेन के अंदर और फिजिकली, जैसे हम फैटीग की बात कर रहे हैं, तो फैटीग क्या है? बॉडी में बहुत एनर्जी है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें सब कुछ ठीक है, आयरन ठीक है, कैल्शियम ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, तो एनर्जी कहाँ है? ब्रेन उस बॉडी की एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहा। सेरोटोनिन की कमी से ब्रेन में ये चेंजेस आते हैं और ये एक डिसऑर्डर का फॉर्म लेते हैं। फिजिकली भी, आई मीन, आर सर्टन ब्रेन पार्ट्स, इज देयर अ रोल ऑफ दैट आल्सो? सो जब हम केमिकल को समझते हैं कि केमिकल की कमी है, तो उससे एसोसिएटेड, उससे लिंक्ड ब्रेन में कुछ रिसेप्टर होते हैं। ब्रेन में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं और इसमें सेरोटोनिन सर्किट है, डोपामिन सर्किट है। यहाँ पे इस बीमारी में डिप्रेसिव मूड चेंजेस जो हैं वो सेरोटोनिन सर्किट से पैदा होते हैं। सो एक हो गया सेरोटोनिन की कमी और दूसरा रिसेप्टर की सेंसिटिविटी, ज़्यादा सेंसिटिव है तो ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। एंड दैट्स वाई जो ट्रीटमेंट है इट्स ऑल्सो अराउंड सेरोटोनिन, वेयर वी यूज एसेंशियली मेडिकेशंस जो उसी पाथवे में उसी कमी को एक तरह से पूरा करते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक ना बहुत बड़ा सवाल उठता है जो मेरे बहुत मरीज़ अक्सर मेरे से पूछते हैं कि क्या आप जो दवा दे रहे हो उससे कुछ बदलने वाला है? मैं उनको कहता हूँ कि सेरोटोनिन की कमी है तो हम सेरोटोनिन की पूर्ति कर रहे हैं। ये जो दवाइयाँ हैं या ये जो सेरोटोनिन का ट्रीटमेंट है ये कुछ चेंजेस नहीं लाना चाहता। हम ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी को पूरा करना चाह रहे हैं। ब्रेन का सर्किट खुद ही अपने आप को रीसेट कर लेता है और आप अपने सेल्फ में, ओरिजिनल सेल्फ जो आपका नेचर रहा है, जो आपका माइंडसेट रहा है, आप उसमें वापस रहते हैं। ये सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब हम कुछ एडिशनल बाहर से नहीं कर रहे हैं, जो आपके अंदर की सिस्टम है उसी को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करी, साइकोसोशल एस्पेक्ट्स, अब नाउ वेदर इट इज़ हमारे एक्सपीरियंसेस, देयर इज़ एविडेंस अराउंड ट्रॉमा, देयर इज़ ऑल्सो एविडेंस अराउंड समटाइम्स दैट कुछ और मेडिकल इलनेसेस अगर होती हैं, न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस होती हैं, दे मे ऑल्सो प्ले इट्स पार्ट, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, फैमिली डायनामिक्स, इन सब की भी बात है। सो जो साइको सोशल एस्पेक्ट है
इन टर्म्स ऑफ कॉजिंग दिस, उसके बारे में बताइए। सो पास्ट एक्सपीरियंसेस का तो बहुत रोल रहता ही है। किस घर में आप पैदा हुए, किस तरह से आपकी परवरिश हुई, किस तरह का सपोर्ट अवेलेबल था, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उनका बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो घर के अंदर और आपके ऊपर इंडिविजुअली स्ट्रेस, तनाव क्रिएट कर सकता है। आप कहाँ पढ़ने गए, जहाँ पे आपकी पढ़ाई हुई, उधर आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, पीयर ग्रुप्स के साथ कैसे रहा, बुलिंग का कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा डांट फटकार, प्यूनिटिव एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हुए, फिर आगे चल के आपका वर्क प्लेस में कोई स्ट्रेसर्स आए, काम ढूंढने में दिक्कत आई। सो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं जिनका इम्पैक्ट आता है मूड्स के ऊपर, जिसकी वजह से परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। एंड इन सिचुएशंस को हमारा माइंड इंटरप्रेट कैसे करता है, उसका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि दो लोग उस सेम सिचुएशन में से निकलते हैं, एक को हो सकता है कोई डिप्रेसिव इलनेस आए, दूसरे को शायद ना आए, तो उसमें एक कंपोनेंट जो है, सिर्फ यही नहीं बट एक कंपोनेंट जो है उसका ये भी है कि उन्होंने उस चीज़ को कैसे समझा, किस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस में इंटीग्रेट किया, तो वो इंटरप्रिटेशन का बहुत रोल रहता है। सो सेल्फ क्रिटिकल ज़्यादा हो जाना, अपने बारे में नेगेटिव इवैल्यूएशन रखना, सराउंडिंग के बारे में नेगेटिव इवैल्यूएशन रखना, और जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज इन द सेंस दैट अडेप्टिव, मैल अडेप्टिव, हेल्दी, अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज, तो वो जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो भी, क्योंकि एंड दैट विल ऑल्सो बी एन इम्पैक्ट ऑन ट्रीटमेंट, कि जैसे समीर वाज सेइंग कि अगर सीरोटोनिर्जिक पाथवे में एरर है तो हम सीरोटोनिन दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर कोपिंग स्ट्रैटेजीज में कंसर्न्स है तो हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, राइट? बिल्कुल। सो अगर मानो मैं इमोशन फोकस्ड हूँ एंड मेरा जो पूरा ध्यान है अपने इमोशनल एक्सपीरियंस पे जा रहा है, बट मैं प्रॉब्लम को या सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अडॉप्ट नहीं करूँगी, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम जो है बढ़ती जाएगी। मेरी प्रेडोमिनेंट कोपिंग स्ट्रैटेजी क्या है, क्या मेरे पास उस तरह के रिसोर्सेज हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि मैं एक सिचुएशन के थ्रू थिंक थ्रू कर पाऊँ, क्या मैं उसको सॉल्व करने के लिए सही टेक्निक्स यूज़ कर पाऊँ या नहीं, उन चीज़ों का बहुत रोल रहता है। अगर मेरा अप्रोच है कि मैं भागूंगी प्रॉब्लम से, अवॉइडेंट है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो मुझे किस तरह से अपने आप को स्थिर रखना है, क्या अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करने हैं, वो भी फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें। बायोसाइकोसोशल मॉडल के लेंस से हमने समझा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे ख़राब होती है। हो सकता है कि इस कारण से हमें और परेशानियाँ और प्रॉब्लम, सब्सटेंस अब्यूज़ खास करके, वो हमारे को होने के चांसेस होते हैं। हमारी पढ़ाई, अगर हम यंग पीपल हैं, यंग एडल्ट्स के लिए हमारा काम, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर, कोरिलेशन विद सुसाइड, मेडिकल कंसर्न्स, मोर साइकोसोमैटिक कंपोनेंट, पेन्स, फटीग एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हम पे असर कर रही हैं। ज़रूरी है कि जितनी जल्द से जल्द हम इसको आइडेंटिफाई करके इसका इलाज कराएं। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो समीर अप्रोच क्या रहती है? तो डायग्नोसिस आपका हो गया, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मनोचिकित्सक हैं आप, तो अब व्हाट नेक्स्ट? किसी भी मनोचिकित्सक के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे वो डायग्नोस करते हैं तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कितना भाग दवा कवर करेगी, कितना भाग जो है हमें थेरेपी के थ्रू कवर करना पड़ेगा, किस तरह से हम व्यक्ति को सपोर्ट करें ताकि वो लोग अपना जो लाइफ के फैक्टर्स हैं, जो लाइफ के इश्यूज़ हैं, उनको अच्छे से डील कर पाएँ। तीसरा एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है एक मनोचिकित्सक के लिए, क्या कोई एसोसिएटेड, क्या इसके साथ कोई संबंधित ऐसी बीमारी तो नहीं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि विमेन में अक्सर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और जब हम चेक कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो हमें पता लगता है कि थायराइड की समस्या भी है। वो भी किसी ना किसी तरह के मूड को लो करती है, तो बॉडी ब्रेन को इफेक्ट करती है, ब्रेन बॉडी को इफेक्ट करती है, तो हमें वो सारी चीज़ें भी रूल आउट करनी ज़रूरी है। तो जब हम इलाज के लिए बढ़ते हैं तो सिर्फ हम ये नहीं सोचते कि इसको सेरोटोनिन की ही दवा देनी है और सेरोटोनिन को ही मैनेज करना है, बट हमें ये देखना है कि सेरोटोनिन मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बैलेंस और एनर्जी देगा, बट लेकिन उस एनर्जी का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो थेरेपी का रोल है,
एनवायरमेंटल फैक्टर्स को और बेहतर से डील करना, जैसे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम कह रहे हैं आजकल बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, तो बच्चों और एडोलेसेंट्स में उनके लिए किस तरह के एनवायरनमेंट में वो स्कूल में जो प्रेशर्स हैं, पीयर प्रेशर्स हैं, उनके साथ वो कैसे डील कर रहे हैं, किस तरह की पेरेंटिंग हो रही है, क्या हम बच्चों को आगे सॉफ्ट तो नहीं कर रहे, क्या वो आगे सिचुएशन को डील करने के लिए उनका रेजिलियंस बढ़ा रहे हैं कि नहीं, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं कि नहीं, या हम उसको कह रहे हैं आज कोई बात नहीं, नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, बैठ जाओ, पास कर देंगे हम तुम्हें। क्या हम उनको आगे इससे टफ एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करने के लिए क्या हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। सो आई थिंक ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। कंबाइंड थेरेपी भी कहते हैं, कंबाइंड ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जहाँ पे साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और मेडिकल दोनों साथ में होना ज़रूरी है। और क्योंकि फिज़िकल एलिमेंट्स भी हो सकती हैं, तो फिज़िकल एलिमेंट्स का ट्रीटमेंट भी होना ज़रूरी है। तो अगर हम किसी चीज़ का इलाज कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से इलाज हमें करना चाहिए। बिफोर आई कम टू यू कामना अबाउट किस तरह की साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकती है, सभी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बट सब लोग मेरी बात आजकल सुनते नहीं हैं। सो आप ही बताइए कि ये जो एक थॉट प्रोसेस है कि अगर साइकियाट्रिस्ट ने दवा दे दी तो आपकी दवा से एडिक्शन होगा। सर देखिए, किसी भी मिथ का ना कोई ओरिजिन होता है, कहीं से वो पैदा होता है। हमारे पास एक डिप्रेसिव लो मूड के साथ एक व्यक्ति आया, उसको रात को नींद नहीं आ रही, तो डॉक्टर ने नींद की दवा भी जोड़ी सेरोटोनिन की दवा के साथ, और समय चलते एक तो एक्सप्लेन नहीं किया और दूसरा समय चलते वो नींद की दवा जब नींद ठीक हुई तो उसको विड्रॉ नहीं किया प्रिस्क्रिप्शन से। तो सेरोटोनिन की दवा जो एक्चुअली बीमारी का जो मूल जड़ पे जाके काम करेगी उसका तो एडिक्शन होता नहीं, बट जब ये साथ में ये दवा जुड़ी रहेगी तो एक डिपेंडेंसी बनेगी ही बनेगी। और वो तब बनेगी अगर आप ओवर यूज़ करो या प्रिस्क्रिप्शन फॉलो ना करो और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो ना करो। दूसरा क्वेश्चन, एक बार आपने दवा लिख दी तो बस आपने लिख दी, अब इस जीवन में तो खानी पड़ेगी। सेरोटोनिन का एक बहुत ख़ास चीज़ है जो अन्य केमिकल्स में नहीं है। ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जब सेरोटोनिन जाता है तो एक तरह से हीलिंग करता है। 5-6 महीने से ज़्यादा हमने ये देखा है कि आप सेरोटोनिन की दवा नहीं खा पाएंगे। आपने आज खानी शुरू की, 2-3 दिन में पता चला कि आपको कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सेरोटोनिन की ज़रूरत है। 2-3 हफ्ते में आप ठीक हुए, 1-1.5 महीने में आपकी रिकवरी हुई। उसके बाद जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर आपको उसी दवा से हैवीनेस होनी शुरू हो जाएगी और दवा छूट जाती है। अब यहाँ पे लाइफ लॉन्ग का तो सवाल ही नहीं है। सो लाइफ लॉन्ग हम दवा नहीं देंगे, 6 से 8 महीने टिपिकली दवा देंगे या 6 months ऑफ सिम्टम फ्री पीरियड बेस्ड ऑन क्लिनिकल वो करेंगे। और एक वन मोर क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड, ये आजकल हम न्यूरो मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, तो क्या परसिस्टेंट डिप्रेसिव इलनेस में भी न्यूरो मॉड्यूलेशन का कोई रोल है? सर न्यूरो मॉड्यूलेशन को अगर आप समझें तो एक ब्रेन को डायरेक्ट स्टिमुलेशन दिया जा रहा है और उसके लिए या तो मैग्नेटिक वेव्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। RTMS एक एग्जांपल है इसका, रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। सो क्या होता है, हम ये समझते हैं कि सेरोटोनिन के सर्किट्स और सेरोटोनिन का केमिकल का जो यूटिलाइजेशन है फ्रंट एरिया ऑफ द ब्रेन में ज़्यादा है। तो जब हम एक लोकलाइज्ड मैग्नेटिक कॉयल फ्रंट ब्रेन में प्लेस करते हैं बाहर की तरफ से और वो मैग्नेटिकली स्टिमुलेट करता है उन सेल्स को, तो वो उनकी क्षमता को बढ़ाता है। अगर वो 40% पे काम कर रहा है ब्रेन सेल तो वो 80% पे आ जाएगा। सेरोटोनिन की यूटिलाइजेशन, जब आप सेरोटोनिन की दवा खाते हैं तो ब्रेन उस पर बहुत बेहतर रिस्पॉन्स देता है। तो जिन लोगों में दवा खाने के बाद, थेरेपी ऐड करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, वो कैटेगरी में न्यूरोमॉड्यूलेशन एक थर्ड ऑप्शन ऐड ऑन किया जाता है। सो हमें दवा के बारे में मिथ्स को थोड़ा इग्नोर करना है। अगर हमें कोई बीमारी है तो उसका जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है उसको एक्सेप्ट करना है, और ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों या बायोलॉजिकल तरीके से नहीं हो सकता, कंबाइंड ट्रीटमेंट ही इफ़ेक्टिव है। और कामना उसके बारे में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर दिस परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जो भी इंसान जिसको ये बीमारी है, उनके कुछ अजम्पशंस होंगे जो उनके बिलीफ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वो बिलीफ्स जो हैं नेगेटिव होते हैं, खुद को लेके, लोगों को लेके, दुनिया को लेके। तो हमारी अप्रोच ऐसी होती है कि हम उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एरर्स आ रहे हैं आपकी थिंकिंग में, और हम उन एरर्स को हटाने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू काम करते हैं।
हम साथ में बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ये एक परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, फंक्शनिंग पे बहुत इम्पैक्ट आता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लाइफ को वापस ट्रैक पे लाना, कि आप अपने एक्टिविटीज़ को, अपने रोल्स को रिज्यूम करें अगर आपने उनमें कुछ कमी या कुछ चेंजेस किए हैं। सो लाइफस्टाइल, आपका जो रूटीन है उसको कैसे मैनेज करना है, उन चीज़ों पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। एंड साथ में आप किस तरह से अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बहुत अहम होता है, क्योंकि सोशल सपोर्ट के थ्रू आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, अपने आप को एंगेज रख सकते हैं टू डू द थिंग्स जिनकी वजह से आप इस साइकिल में से ब्रेकआउट कर पाएंगे। एंड रोल ऑफ skill building, especially when it comes to schools and young adults? उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि हमको यंग अडल्ट्स या यंग पीपल के लाइफ स्किल्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, किस तरह से वो सिचुएशंस को समझते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं, सिचुएशंस में कैसे कोपिंग करते हैं। इन सारी चीज़ों की बहुत वैल्यू है, क्योंकि वो आपको रिजिलियंट बनाता है लाइफ की प्रॉब्लम से डील करने में। सो हमारा फोकस फ्रॉम अ यंग एज नीड्स टू बी नॉट जस्ट कि आप एकेडमिक्स में क्या कर रहे हैं, बट किस तरह से आप अपने आमतौर पे सिचुएशंस मैनेज कर रहे हैं। सो बच्चा अगर स्कूल में है, उसने अपने पीयर ग्रुप में कोई दिक्कत हुई या टीचर के साथ कुछ जाके डिस्कस करना है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई उसमें, कैसे आप बच्चे को इक्विप कर रहे हैं उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, वो उनको लाइफ में फर्दर ऑन सक्सेस के लिए सेटअप कर सकते हैं। सो इन चीज़ों का बहुत रेलेवेंस है। सो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक बीमारी है, किसी की वीकनेस नहीं है, किसी की चॉइस नहीं है, और ये बीमारी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और किसी भी और बीमारी की तरह इसका इलाज है। जो इलाज है वो दवाइयाँ, काउंसलिंग और हमारे सोशल सपोर्ट में है। ये मुझको, आपको, किसी को भी हो सकता है। इसलिए जो करना है वो ये है, अनम्यूट योरसेल्फ, बात करिए, रीच आउट फॉर हेल्प, कोई भी हेजिटेशन मत रखिए। अपने फिजिशियन, अपने फैमिली फिजिशियन, अपने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करिए। आज हमने बात करी परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।